हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। कक्षा 7 का ये टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वर्ग कहते किसे हैं, वर्गमूल कहते किसे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं वर्ग से कि वर्ग कहते किसे हैं। तो वर्ग क्या होती है? एक संख्या को दूसरी संख्या से, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे एक को एक से गुणा किया, ठीक है, तो ये इसका वर्ग हो गया। दो को दो से गुणा किया, टू की स्क्वायर क्या है? वर्ग है, ठीक है। दो को दो से गुणा किया, चार, ठीक है। तीन को तीन से गुणा किया, नौ, तो ये तीन का स्क्वायर मतलब तीन को तीन से गुणा करना क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं कि एक को एक से गुणा करना वर्ग है, एक का मतलब स्क्वायर। दो को दो से गुणा करना चार, तीन को तीन से गुणा करना नौ, तो ये तीन को तीन से गुणा करना ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। चार को चार से गुणा करना वर्ग कहलाएगा। पाँच को पाँच से गुणा करना क्या कहलाएगा? वर्ग। इस तरह से मैं आपके सामने 1 से 10 तक ऐसे वर्ग लिखता हूँ और उन सभी को आपको याद कर लेना है। 6 को 6 से, 7 को 7 से, 8 को 8 से, 9 को 9 से और 10 को 10 से। तो ये इन सभी के हमने वर्ग कर दिए हैं। और ये आगे जो ये संख्या आती है ना, एक को एक से गुणा करने पर एक, दो को दो से गुणा करने पर चार, ठीक है, तीन को तीन से गुणा करने पर नौ और चार को चार से गुणा करने पर 16। ये आगे जो संख्या है ना, इन्हें क्या कहते हैं? वर्ग संख्याएं कहते हैं। वर्ग संख्याएं कहते हैं। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें संख्या आगे प्राप्त होगी उन्हें क्या कहेंगे? हम वर्ग संख्याएं कहेंगे। और एक संख्या को एक संख्या से गुणा करना क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ग संख्याओं की परिभाषा देखते हैं हम। तो अब हम वर्ग संख्या की परिभाषा देखते हैं। तो दिया है कि यदि किसी संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाए, जहां m और n क्या है? प्राकृत संख्या हैं, तो m क्या कहलाएगी? एक वर्ग संख्या कहलाएगी। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा? 25, ठीक है। तो ये 5 के हमारे पास एक n मान लेते हैं इसको, और इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा? आगे m आएगा। तो m क्या कहलाएगी? एक वर्ग संख्या कहलाएगी। ये इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36, मतलब n स्क्वायर बराबर 36। तो n यहाँ पे क्या है? 6, तो इसके आगे क्या आएगा? 36, मतलब ये क्या है? एक वर्ग संख्या है। इस तरह से यदि किसी संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाए, जहाँ m और n क्या है? प्राकृत संख्या हैं, तो m क्या कहलाएगी? एक वर्ग संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी वर्ग संख्या की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल बेसिकली वर्ग की ही प्रतिलोम प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग क्या हो गया? 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। वर्ग की ही प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। और वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल को इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये वर्गमूल का साइन हो गया, इसे क्या कहते हैं? कर्ण चिन्ह। ये वर्गमूल का साइन हो गया, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग 25, लेकिन 25 का वर्गमूल क्या होगा? वापस 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 का वर्ग 36, ठीक है, लेकिन 36 का वर्गमूल करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 25 का वर्गमूल क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से वर्गमूल क्या है? वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है, ठीक है। तो अब तक हमने जान लिया कि वर्ग एवं वर्गमूल कहते किसे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कोई वर्ग संख्या है तो उसके अंत में एक तो 2, 3, 7 और 8, इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकता। कोई भी वर्ग संख्या है, जैसे 25 एक वर्ग संख्या है, 16 एक वर्ग संख्या है,
ये सभी जितनी भी सारी भी वर्ग संख्या है ना, इनके इकाई का अंक क्या 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं हो सकता। जैसे 1 का वर्ग हमने देखा था कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो इनका इकाई का अंक है ना ये कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकता। वर्ग संख्या की एक पहचान आप ये कर सकते हो, जैसे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो इनका इकाई का अंक आप देख लेते हैं कि कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। मतलब इनके अलावा जो भी अंक बच गए जैसे 0, ठीक है, 1, 4, 6 ये जितने भी हैं ये अंक हो सकते हैं, लेकिन 2, 3, 7, 8 ये कभी भी इकाई का अंक नहीं हो सकता। और जैसे अब 2 का वर्ग किया है तो 2 क्या है एक सम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा सम संख्या आएगा। 3 क्या है विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा विषम संख्या आएगा। 4 क्या है सम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा सम संख्या आएगा, ठीक है। 5 क्या है विषम है, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा विषम संख्या आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अब हम आगे बात करते हैं वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में। तो पहला गुणधर्म हमारे पास है कि जैसे 1 का वर्ग क्या है पहली विषम संख्या। विषम संख्या पहली क्या होती है 1, ठीक है। अब 2 का वर्ग देखते हैं, तो पहली 2 विषम संख्याओं का योग, ये हो गया 2 का वर्ग। पहली 2 विषम संख्याएं कौन सी है, एक तो 1 और एक 3, इनका योग कितना आ गया 4, और ये 2 का वर्ग भी कितना होता है 4, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न बन गया। 3 का वर्ग पहली 3 विषम संख्याएं, पहली 3 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3 और तीसरी 5, इनका योग कितना आ गया 9, और 3 का वर्ग भी कितना होता है 9 होता है। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो पहली 4 विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न होता है, तो ये इसका गुणधर्म बन गया। अब एक और आगे गुणधर्म की बात करते हैं, दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, जैसे 1 का स्क्वायर हमने देखा 1, 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो 1, 2 और फिर घटते क्रम में 1। आगे समझते हैं 111 का वर्ग करेंगे तो इसमें कितनी डिजिट हैं 3 है, तो मतलब 1, 2, 3, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसको छोड़ देंगे और वापस घटते क्रम में लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 3 को छोड़ दिया और फिर ऐसे उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया 2, 1। अब 111 इसका वर्ग करते हैं, इसमें कितनी संख्या हैं 4 हैं, तो 1, 2, 3, 4। जो ये बड़ी संख्या है इसको छोड़ देंगे और फिर उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस 1 को छोड़ दिया फिर ऐसे 3, 2, 1, ठीक है, इस तरह से। अब और कोई बड़ी संख्या है, जैसे इसका वर्ग देखते हैं तो इसमें 5 है, तो कैसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर बड़ी संख्या को छोड़ देंगे फिर इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे 4, 3, 2, 1, इस तरह से आगे भी अगर आज ऐसे 6 आ जाएँ, एक 6 बार आ जाएँ फिर उसका वर्ग करना होगा, तो भी हम ऐसे ही पैटर्न से इसका वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न बन गया। अगर इस तरह की संख्याएं आपको कहीं भी दिखें तो आप इस तरह से आसानी से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे गुणधर्म के बारे में। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं ले ली हमने, ठीक है, अगर उनका वर्गों का अंतर करेंगे और उन संख्याओं का योग करेंगे तो वो क्या आएगा बराबर आएगा। कैसे, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 3 ले ली और एक 4 ले ली, ठीक है, इन दोनों का वर्ग करेंगे और फिर उनका अंतर करेंगे और जो इनका अंतर आएगा ना वो इन संख्याओं के योग के बराबर होगा। कैसे, जैसे हमने ले ली एक तो संख्या ले ली 4 और एक 5, ठीक है, ये 2 संख्याएं ले ली। अब 4 का वर्ग करेंगे 16 और 5 का वर्ग करेंगे 25, इन दोनों के वर्गों का अंतर इन संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे 4 + 5, मतलब इधर भी आंसर 9 ही आना चाहिए, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है, ठीक है।
आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं, जैसे 7 या 8 ले ली तो उनके वर्गों का अंतर करेंगे और उनका संख्याओं का योग करेंगे तो वो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, किन्हीं भी संख्याओं का आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक और गुणधर्म हो गया इसका। अब हम बात करते हैं चौथे गुणधर्म के बारे में। चौथा गुणधर्म है हमारे पास पाइथागोरियन त्रिक, कि पाइथागोरियन त्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक संख्याओं की ऐसी तिकड़ी होती है जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दी होगी, उनमें जो बड़ी संख्या होगी ना उसका वर्ग होगा ना, वो शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 6, 8 और 10। अगर ये पाइथागोरियन त्रिक है तो इसमें बड़ी संख्या का जो वर्ग है ना, वो शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। कैसे, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और बराबर ये जो बड़ी संख्या है इसका वर्ग। ठीक है, ये बराबर आने चाहिए। कैसे, तो 6 का वर्ग कितना आएगा, 36। ठीक है, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। तो 36 और 64 कितने आ गए, 100। ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, इस तरह से। और एक और पाइथागोरियन त्रिक ले लेते हैं हम, 3, 4 और 5 का। ठीक है, इनमें देखते हैं बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का 16, 5 का 25। ये 25 बराबर 25। ठीक है, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होगी वो एक तिकड़ी में होगी, उन्हें क्या कहेंगे, पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको हल कर लेने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि वर्ग एवं वर्गमूल कहते किसे हैं, लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इसमें आगे वर्गमूल को ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो भी हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।